गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग कुछ कॉमन एरर्स को डिस्कस करेंगे। ये सारे कॉमन एरर्स आपके प्रीवियस ईयर के पूछे हुए हैं, ठीक है। और हम लोग इसको डिस्कस जो करेंगे पूरा डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे। केवल आंसर को डिस्कस नहीं करना है, उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स होंगे सारे कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखिए और देखकर बतलाइए कि इसमें कहां पर गलती है, ठीक है। जल्दी से बतलाइए। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए लिखा हुआ, आई थिंक दैट मोहन एंड सोहन्स पेरेंट्स आर अननेसेसरी वरीड अबाउट देम। अब एक बात समझिएगा, देखिए एक चीज को समझिए। देखिए यहां पर ये जो लिखा हुआ है, ये देखिए यहां पर, ये देखिए ये मोहन लिखा हुआ है और यहां पर देखिए ये सोहन लिखा हुआ है। और ध्यान से देखिए तो सोहन में एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, सोहन में एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। देखिए एक नाउन ये है, एक नाउन ये है। अगर दो नाउन कभी भी, अगर दो नाउन एंड से जुड़ा होता है और केवल बाद वाले के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा हो, तब ये क्या होता है कि नाउन के कॉमन अधिकार को दर्शाता है। इसका मतलब ये पेरेंट्स जो है, ये पेरेंट्स दोनों का है, सोहन का भी है और मोहन का भी है। लेकिन ऐसा भी हो सकता था, यहां पर भी एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ हो सकता था, यहां भी मोहन में भी एपोस्ट्रोफी एस लगा दे। तो अगर मोहन में भी एपोस्ट्रोफी एस लगा होता तब इसका अर्थ हो जाता कि मोहन के पेरेंट्स अलग हैं और सोहन के पेरेंट्स अलग हैं, दोनों के अलग अलग पेरेंट्स हैं। लेकिन चूंकि यहां पर देखिए, चूंकि यहां पर मोहन में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मोहन और सोहन के कॉमन पेरेंट्स हैं, यानी कि मोहन और सोहन दोनों आपस में क्या है, भाई हैं, ठीक है। तो यहां तक कोई गलती नहीं है, यहां तक कोई गलती नहीं। मोहन और सोहन, मुझे आई थिंक दैट मोहन एंड सोहन्स पेरेंट्स, यहां तक कोई भी गलती नहीं है, ये यहां तक क्या है, सही है। अब तो गलती कहां है, तो इसके लिए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है ना। देखिए एक सेंटेंस लिखते हैं। देखिए हमने लिखा राधा इज ब्यूटीफुल, एक सेंटेंस और लिखते हैं। हमने एक दूसरा सेंटेंस लिखा, राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब दोनों में अंतर देखिए, दोनों में अंतर आप देखिएगा तो यहां पर देखिए ये जो ब्यूटीफुल लिखा हुआ है ये आपका यहां पर एडजेक्टिव है, ठीक है ना। और यहां पर ये जो ब्यूटीफुल लिखा हुआ है ये भी आपका एडजेक्टिव है, यहां पर ये जो लिखा हुआ है ये भी एडजेक्टिव है। और ये जो गर्ल लिखा हुआ है ये गर्ल आपका क्या है, नाउन है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन दोनों एडजेक्टिव के पोजीशन में अंतर देखिए। ये ऐसा एडजेक्टिव है जो नाउन के बाद यूज हुआ है, लेकिन ये ऐसा एडजेक्टिव है जो नाउन के ठीक पहले यूज हुआ है। ये एडजेक्टिव नाउन के ठीक पहले यूज हुआ है। तो अगर कोई एडजेक्टिव नाउन के बाद यूज होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव आपका हो गया प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ये वाला जो एडजेक्टिव है इसको हम लोग कहेंगे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। और वैसा एडजेक्टिव जो नाउन के ठीक पहले लिखकर यूज होता है उसको हम लोग कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ये वाला जो एडजेक्टिव है ये आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ये आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का यूज दो तरीके से होता है, एक होता है एट्रीब्यूटिवली और दूसरा होता है प्रेडिकेटिवली। यानी कि अगर नाउन के बिना एडजेक्टिव रहेगा, यानी कि उसके ठीक बाद नाउन नहीं है, तब वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो गया। और अगर नाउन के पहले आ गया तो वो आपका एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब एक सेंटेंस और लिखते हैं। देखिए एक सेंटेंस हमने और लिखा, देखिए
हमने यहाँ पर दो सेंटेंस लिखा, एक हमने लिखा राम इज टॉल एंड स्मार्ट, और दूसरा सेंटेंस हमने लिखा राम इज अ टॉल एंड स्मार्ट बॉय। अब दोनों में अंतर देखिए, यहाँ पर देखिए ये दोनों एडजेक्टिव जो है इस नाउन के बाद लिखा गया है, और ये दोनों एडजेक्टिव देखिए नाउन के पहले लिखा गया है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी एडजेक्टिव का यूज नाउन के पहले होता है उसको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये वाला पोर्शन आपका नाउन है, और यहाँ पर देखिए ये देखिए ये आपका क्या है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, और ये दोनों आपका एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अब अपने पॉइंट पर आ रहे हैं। देखिए यदि दो एडजेक्टिव एंड से आपस में जुड़ा हो, समझिएगा, यदि दो एडजेक्टिव एंड से आपस में जुड़ा हो और उन दोनों एडजेक्टिव का यूज प्रेडिकेटिवली हुआ हो, यानी कि नाउन के बाद लिखकर यूज हुआ हो, तब दोनों एडजेक्टिव हमेशा एंड से जोड़ा जाता है। फिर से समझिएगा, यदि दो एडजेक्टिव प्रेडिकेटिवली यूज हुआ हो और दोनों एडजेक्टिव नाउन के बाद आया हो तो दोनों एडजेक्टिव हमेशा एंड से जुड़ा होता है। लेकिन यदि दो एडजेक्टिव का यूज एट्रीब्यूटिवली हुआ हो, समझिएगा, अब यदि दोनों एडजेक्टिव का यूज एट्रीब्यूटिवली हुआ हो तब उसको एंड से कनेक्ट नहीं किया जाता है। यानी कि यहाँ भी देखिए ये भी एडजेक्टिव है आपका, ये भी आपका एडजेक्टिव है और ये भी आपका एडजेक्टिव है, यहाँ भी ये भी आपका एडजेक्टिव है और ये भी आपका एडजेक्टिव है। लेकिन इन दोनों एडजेक्टिव, ये दोनों एडजेक्टिव प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है इसलिए यहाँ पर एंड लिखा हुआ है, और ये दोनों एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है इसलिए इसको एंड से नहीं जोड़ा गया है। फिर से एक बात समझिएगा, यदि दो एडजेक्टिव का यूज प्रेडिकेटिवली हुआ हो तब उसको हमेशा एंड से जोड़ा जाता है, लेकिन यदि दो एडजेक्टिव का यूज एट्रीब्यूटिवली हुआ हो तब उसको एंड से नहीं जोड़ा जाता है। कुछ स्पेशल कंडीशन होता है जब एट्रीब्यूटिवली को भी एंड से जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं जुड़ेगा। बस आप ये याद रखिए, यदि दो एडजेक्टिव का यूज प्रेडिकेटिवली होगा तब उसको हमेशा एंड से जोड़ा जाएगा। क्लियर? अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए लिखा हुआ है आई थिंक दैट मोहन एंड सोहन पेरेंट्स आर। अब देखिए यहाँ पर ये आपका लिंकिंग वर्ब है, ठीक है ना, लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। तो एक एडजेक्टिव देखिए यहाँ पर ये अननेसेसरी लिखा हुआ है और एक एडजेक्टिव देखिए यहाँ पर वरीड लिखा हुआ है, दो एडजेक्टिव लिखा हुआ है, और दोनों एडजेक्टिव किसके लिए आया है? पेरेंट्स के लिए, और ये दोनों एडजेक्टिव देखिए प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है। तो अभी हमने क्या कहा? अभी हमने कहा यदि दो एडजेक्टिव का यूज नाउन के बाद हुआ हो तब वो प्रेडिकेटिव होता है और उनको एंड से जोड़ा जाता है। तो नाउन के बाद ये दोनों एडजेक्टिव आया है और दोनों को देखिए एंड से नहीं जोड़ा गया है, इसका मतलब ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसको सही करने का तरीका क्या है कि दोनों को क्या करेंगे? एंड से हम लोग जोड़ देंगे। लेकिन फिर सोचिए, अगर आप दोनों को एंड से जोड़ देते हैं, यदि आप दोनों को एंड से जोड़ देते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने एंड लिख दिया, ठीक है, तो सेंटेंस का अर्थ देखिए क्या हो जाएगा? मोहन एंड सोहन्स पेरेंट्स, मोहन और सोहन के पेरेंट्स, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एंड से जोड़ा है तो इसका अर्थ क्या हो गया? राम टॉल है और राम स्मार्ट है। राम दोनों चीज है, राम टॉल भी है और राम क्या है? स्मार्ट भी है। उसी तरह से अगर यहाँ पर एंड से जोड़ देंगे तब इसका अर्थ हो जाएगा कि उनके पेरेंट्स जो है वो अननेसेसरी हैं और चिंतित हैं। यानी अननेसेसरी का मतलब जिनका कोई इंपॉर्टेंट नहीं। समझिएगा, पेरेंट्स कभी भी अननेसेसरी नहीं होते हैं। पेरेंट्स आर ऑलवेज नेसेसरी फॉर अस। पेरेंट्स हमारे लिए हमेशा ही नेसेसरी होते हैं। पेरेंट्स कभी भी अननेसेसरी नहीं हो सकते हैं। ये सेंटेंस एंड लिखने से ग्रामेटिकली तो सही हो गया लेकिन लॉजिकली गलत हो गया, और किसी भी सेंटेंस को सही होने के लिए ग्रामेटिकली और लॉजिकली दोनों तरीका से सही होना चाहिए। तो अगर हम एंड लिख देंगे तो ये सेंटेंस क्या हो गया? फिर भी गलत ही रहेगा। तब इसको सही करने का तरीका क्या है? इसको सही करने का तरीका ये है, यानी कि एंड अगर हम लिख दिए तो फिर भी हमारा ये क्या है? गलत है। तो समझिए, अगर कहीं भी कोई नाउन लिखा हुआ है और इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए दो एडजेक्टिव का यूज हुआ है, एक एडजेक्टिव यहाँ पर है और एक एडजेक्टिव यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है, तब आप क्या कीजिए कि तब इस दोनों को क्या कीजिए? एंड से जोड़ दीजिए। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि आप एंड से जोड़िएगा तो ये गलत हो जाएगा। तब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव, इस एडजेक्टिव को हम लोग एंड से नहीं जोड़ते हैं बल्कि इस एडजेक्टिव को हम लोग एडवर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एडजेक्टिव की विशेषता कौन बतलाएगा? एडवर्ब। तो इस एडजेक्टिव को हम लोग एडवर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये देखिए ये एडजेक्टिव है और इसको क्वालिफाई करने के लिए इस एडजेक्टिव को आप क्या बना दीजिए? एडवर्ब बना दीजिए। सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो अननेसेसरी नहीं, अननेसेसरीली, RILY, अननेसेसरीली,
सेंटेंस आपका क्या हो गया, सही हो गया। अब इस एडजेक्टिव की विशेषता कौन बतलाएगा, एडवर्ब। तो इसका अर्थ हो गया कि मुझे ऐसा लगता है कि मोहन और सोहन के पेरेंट्स बेवजह चिंतित है। अननेसेसरीली का अर्थ हो गया बेवजह, ठीक है। तो मोहन और सोहन के पेरेंट्स बेवजह क्या है, चिंतित है। तो उसको क्या कीजिए, एंड से जोड़ दीजिए, ठीक है। फिर से समझिएगा, अगर कहीं भी दो नाउन का यूज हुआ है, अगर ये नाउन है और इस नाउन के साथ दो एडजेक्टिव आया है, तो दोनों एडजेक्टिव को किससे जोड़ दीजिए, एंड से जोड़ दीजिए। अगर नाउन के बाद दो एडजेक्टिव आएगा तो दोनों एडजेक्टिव को एंड से जोड़ दीजिए। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि अगर एंड से जोड़िएगा तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है, तब इस एडजेक्टिव को आप किस में चेंज कर दीजिए, एडवर्ब में चेंज कर दीजिए, सेंटेंस सही हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और जल्दी से देखकर बताइए तो इस पे कहां गलती है, जल्दी से देखिए। देखिए, चलिए देखिए, लिखा हुआ है समवन राइटली सेज दैट थ्रू एजुकेशन कम्स मैनर्स। अब देखिए यहां पर ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन देखिए, यहां पर ये कंजंक्शन है। ये जो दैट लिखा हुआ है, ये दैट आपका यहां पर कंजंक्शन है, और कंजंक्शन के पहले एक सेंटेंस है। यहां से यहां तक देखिए एक सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस आपका यहां से यहां तक है, ठीक है ना। तो देखिए समवन आपका सिंगुलर है, ये आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये वाला सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और ये वाला वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए यहां एडवर्ब आ गया। तो यहां तक कहीं कोई गलती नहीं है, यहां तक जो लिखा हुआ ये बिल्कुल क्या है, सही है। गलती कहां होगी, आगे, ठीक है। अब कहां पर गलती है उसको देखते हैं। उसको देखने से पहले एक सेंटेंस लिखते हैं। देखिए एक सेंटेंस लिखते हैं, और एक सेंटेंस और लिखते हैं। ये सेंटेंस, दोनों सेंटेंस को देखिए, ये जो दोनों सेंटेंस लिखा हुआ है, दोनों सेंटेंस को देखिए और देखकर बतलाइए कहां पर गलती है। दोनों सेंटेंस को आपको बताते हैं, मजे की बात, दोनों सेंटेंस गलत है, ठीक है। और दोनों सेंटेंस को देखकर बताइए कि कहां पर गलती है, दोनों सेंटेंस में कहां पर गलती है। अक्रॉस दोज माउंटेन्स आर अ स्मॉल विलेज, अंडर द टेबल इज सम बुक्स, ठीक है ना। ये जल्दी से देखकर बताइए तो कहां पर गलती है। तो देखिए एक चीज देखते हैं, समझिए। अगर कहीं भी कोई प्रीपोजिशन लिखा होता है, अगर कहीं भी कोई प्रीपोजिशन लिखा होता है, तो प्रीपोजिशन कभी भी ऑब्जेक्ट के बिना नहीं आता है। प्रीपोजिशन कभी भी ऑब्जेक्ट के बिना नहीं आता है, और ऑब्जेक्ट दो ही चीज होता है, आपको पता है ऑब्जेक्ट दो ही चीज होता है, या तो नाउन होता है या नहीं तो प्रोनाउन होता है। तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा या तो एक नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, क्लियर। अब देखिए ये जो अक्रॉस लिखा हुआ, ये अक्रॉस आपका यहां पर एक प्रीपोजिशन है। तो अगर ये प्रीपोजिशन है तो इसके बाद ये जो दो माउंटेन्स लिखा हुआ, ये दोज माउंटेन्स, ये इसका क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। उसी तरह से ये अंडर जो लिखा हुआ ये भी आपका प्रीपोजिशन है। अगर ये प्रीपोजिशन है तो ये जो टेबल लिखा हुआ, ये टेबल आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब सोचिए ये जो यहां पर वर्ब लिखा हुआ, ये जो वर्ब लिखा हुआ है, क्या ये वर्ब इस माउंटेन्स के अनुसार आया है, क्या ये वर्ब इस टेबल के अनुसार आया है। तो समझिएगा वर्ब का यूज जब भी होता है तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज कभी नहीं किया जाता है। समझिएगा वर्ब का यूज हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज कभी नहीं होता है। लेकिन ये दोनों देखिए, ये दोनों आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार वर्ब आ ही नहीं सकता है। इसका मतलब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट यहां पर कौन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपका सब्जेक्ट है। और यहां देखिए ये वाला पोर्शन यहां पर ये क्या है, सब्जेक्ट है। और ये देखिए ये ए लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, सिंगुलर है। ये आपका सिंगुलर है, तो अगर ये सिंगुलर है तो आर के बदले यहां क्या कर दीजिए, इज। और ये देखिए ये प्लूरल है, तो यहां पर इज के बदले यहां पर क्या कर दीजिए, आर कर दीजिए। अब सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा
ऑब्जेक्ट के अनुसार कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, वर्ब का यूज जब भी होता है तो सब्जेक्ट के अनुसार होता है। क्लियर हो गया। अब आइए क्वेश्चन पर। अब देखिए थ्रू एजुकेशन। अब देखिए ये जो थ्रू लिखा हुआ ये थ्रू आपका यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ये जो थ्रू लिखा हुआ ये प्रीपोजिशन है। और अगर ये प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आता है। तो ये जो एजुकेशन लिखा हुआ है ये एजुकेशन आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो बताइए ऑब्जेक्ट के अनुसार कभी भी वर्ब आएगा क्या, नहीं आएगा। इसका मतलब वो जो कम्स लिखा हुआ उस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, मैनर्स है। ये मैनर्स ये आपका यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट देखिए प्लूरल है, इसमें SES लगा हुआ है। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपका क्या होगा, प्लूरल होगा। और कोई भी वर्ब तब प्लूरल होता है जब उसमें SES नहीं लगा होता है। तो यहाँ कम्स के बदले क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। सेंटेंस आपका सही हो गया। ठीक है, याद रखिएगा जितना भी वर्ब होता है, कोई भी वर्ब जो होता है, वर्ब आपका पहले से प्लूरल होता है। और वर्ब में जब हम लोग SES लगाते हैं तब जो वर्ब बनता है वो वर्ब आपका सिंगुलर हो जाता है, तब वो वर्ब आपका सिंगुलर हो जाता है। क्लियर। अब एक बात आपके दिमाग में और आ सकता है, एक बात आपके दिमाग में और आ सकता है, वो क्या कि हम लोग तो पढ़े हैं कि पहले सब्जेक्ट होता है तब वर्ब होता है, पहले सब्जेक्ट होता है तब जाके वर्ब होता है। लेकिन यहाँ पर पहले वर्ब है उसके बाद सब्जेक्ट है, यहाँ भी पहले वर्ब है उसके बाद सब्जेक्ट है, वहाँ भी पहले वर्ब है उसके बाद सब्जेक्ट है। ऐसा कैसे हो गया, तो समझिए। देखिए अगर कहीं भी कोई प्रीपोजिशन लिखा होता है, समझिएगा, अगर कहीं भी कोई प्रीपोजिशन लिखा होता है तो प्रीपोजिशन कभी भी बिना ऑब्जेक्ट का नहीं आता है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आता है और ये दोनों आपस में मिलकर या तो एडजेक्टिव का काम करता है या नहीं तो एडवर्ब का काम करेगा। समझिएगा, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट ये दोनों आपस में मिलकर या तो एडजेक्टिव बनता है या नहीं तो एडवर्ब बनता है। ये सेंटेंस पर डिपेंड करता है। अब देखिए अक्रॉस दोज माउंटेन्स, ये दो बताइए, ये प्रीपोजिशन है और ये ऑब्जेक्ट है, ये दोनों मिलकर यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है। और ये आपका वेयर का रिप्लाई है, वेयर का रिप्लाई है, वेयर का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब होता है। उसी तरह से ये दोनों मिलकर आपका, ये दोनों मिलकर आपका एडवर्ब हो गया। और आप पढ़े होंगे यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से होती है तब वहाँ इन्वर्जन का नियम लागू होता है, वहाँ इन्वर्जन का नियम लागू होता है। और इन्वर्जन का नियम लागू होता है मतलब पहले वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों मिलकर एडवर्ब हो गया तो पहले वर्ब आएगा उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। इसी को हम लोग इन्वर्जन बोलते हैं। क्लियर, आगे देखते हैं। इसको जल्दी से देखकर बतलाइए कि इसमें कहाँ गलती है, जल्दी से देखिए और बतलाइए। जल्दी से देखिए और देखकर बताइए इसमें कहां पर गलती है। एक बात समझिएगा, देखिए ये जो लुक फॉर लिखा हुआ है, लुकिंग फॉर, लुक फॉर का अर्थ होता है सर्च, खोजना। ये जो लुक फॉर है, इस लुक फॉर का अर्थ होता है खोजना, सर्च। द ऑफिसर्स आर लुकिंग फॉर अ सर्टेन गेस्ट हु वर मिसिंग फ्रॉम द पार्टी दैट मोमेंट। ठीक है, अब समझिएगा, देखिए दो वर्ड होता है, एक वर्ड होता है अनदर, एक वर्ड होता है अनदर और एक वर्ड आपका होता है अदर। अनदर और अदर ये दोनों आपका डिटर्मिनर है। समझिएगा, अनदर भी डिटर्मिनर है और अदर भी डिटर्मिनर है। और कोई भी डिटर्मिनर बिना नाउन का नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, कोई भी डिटर्मिनर नाउन के बिना नहीं आता है। इसका मतलब इसके बाद हमेशा एक नाउन का यूज किया जाएगा। डिटर्मिनर है तो इसके बाद नाउन आएगा और इसके बाद भी आपका क्या आएगा, नाउन आएगा। लेकिन अनदर के बाद जो नाउन आता है वो नाउन आपका सिंगुलर होता है, लेकिन अदर के बाद जो नाउन आता है वो नाउन आपका क्या होता है, प्लूरल होता है। क्लियर। इसी तरह से एक वर्ड और होता है, एक वर्ड आपका होता है असर्टेन, एक वर्ड आपका होता है असर्टेन और एक वर्ड आपका होता है सर्टेन। ये दोनों भी आपका डिटर्मिनर है, असर्टेन और सर्टेन, ये दोनों भी आपका डिटर्मिनर है। और अगर ये डिटर्मिनर है तो नाउन के बिना नहीं आ सकता है, इसके बाद हमेशा एक नाउन आएगा। तो इसके बाद भी आपका एक नाउन आएगा और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ इसके बाद भी हमेशा एक नाउन आएगा। लेकिन अंतर यह है कि इसके बाद आने वाला नाउन आपका सिंगुलर होता है
असर्टेन के बाद जो भी नाउन आता है वो नाउन सिंगुलर, और इसके बाद जो भी नाउन आता है वो नाउन आपका प्लूरल होता है। देखिए याद करने का तरीका क्या है कि ए वाला, इसके पहले भी ए है और इसके पहले भी ए है, ए वाला आपका सिंगुलर होगा और जो बिना ए वाला होता है वो आपका प्लूरल हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पर देखिए यहाँ पर देखिए असर्टेन लिखा हुआ है, असर्टेन, और यहाँ पर देखिए गेस्ट लिखा हुआ है। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि असर्टेन के बाद आपका नाउन सिंगुलर होता है, असर्टेन के बाद नाउन सिंगुलर होता है, लेकिन असर्टेन के बाद देखिए नाउन कैसा है, प्लूरल है। तो इसको सही करने का क्या तरीका है, इसको सही करने का तरीका है कि यहाँ गेस्ट में से क्या करेंगे, एस को क्या करेंगे, हटा देंगे। या तो गेस्ट में से एस को हटा दें या असर्टेन में से ए को क्या करेंगे, हटा देंगे। लेकिन आप देखिए ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आता है वो किसके अनुसार आता है, इस नाउन के अनुसार आएगा। अब देखिए ये प्लूरल है तो यहाँ पर ये भी आपका क्या होगा, प्लूरल होगा। तो आप यहाँ से एस को नहीं हटा सकते, यहाँ से ए को क्या कीजिए, हटा दीजिए। सेंटेंस आपका सही हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको देखिए, इफ यू वांट टू विन द रेस यू नीड टू बी बिलीव इन यू, ये लिखा हुआ है। जल्दी से बताइए तो कहां गलती है। समझिए, देखिए एक सेंटेंस लिखते हैं, दो सेंटेंस हमने लिखा, ठीक है, और आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है, दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है, जल्दी से बतलाइए। चलिए देखते हैं। देखिए यहां पर देखिए ये वाला पोर्शन, देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वाला पोर्शन आपका वर्ब है, और ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट है, ये वाला पोर्शन आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ देखिए ये वाला पोर्शन सब्जेक्ट है, ये वाला पोर्शन आपका वर्ब है, यहाँ से यहाँ तक ये वर्ब है, और ये वाला पोर्शन आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब एक बात समझिए, और ये वाला पोर्शन देखिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, माई सेल्फ आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सेंटेंस में केवल तब होता है, ध्यान से देखिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सेंटेंस में केवल तब होता है जब सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो। जब सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है केवल तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। समझिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सेंटेंस में केवल तब होगा जब सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है। अगर ये दोनों सेम है तभी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, तब यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग किसका यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। पहली बात ये। दूसरी बात, जितना भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, जितना भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है। समझिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सेंटेंस में हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सेंटेंस में हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। बस दो ही पॉइंट याद रखिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से दो पॉइंट याद रखिएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सेंटेंस में केवल तब किया जाता है जब सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, हमने एक सेंटेंस लिखा, ही किल्ड हिमसेल्फ, ही किल्ड हिमसेल्फ। अब देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, या ये ऑब्जेक्ट है, उसने खुद को मार दिया। अब देखिए जो सब्जेक्ट है, जो मारने वाला जो है और जो मरा है, दोनों क्या है, सेम है। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या है, सेम है। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है तब वहां ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करते हैं, वहां हम लोग रिफ्लेक्सिव का यूज करते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमने माई सेल्फ का यूज किया है, माई सेल्फ, लेकिन यहां पर देखिए माई सेल्फ आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर देखिए ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है।
अगर ही सब्जेक्ट है तो यहां पर हिमसेल्फ होना चाहिए या नहीं, अगर यहां माई सेल्फ है तब यहां पर आई होना चाहिए। तो ये सेंटेंस क्या है, गलत है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहां पर दोनों क्या है, अलग अलग है। तो अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग हो तब कभी भी रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं होता है, तब वहां ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है, ठीक है ना, तब वहां ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। तो अब यहां माई सेल्फ ये लिखा हुआ है, माई सेल्फ के बदले आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, ये माई सेल्फ को यहां से हटाइए और माई सेल्फ के बदले यहां पर मी का यूज कर दीजिए, सेंटेंस सही हो गया। He has invited you and me, उसने तुम्हें और मुझे क्या किया, इन्वाइट किया, सेंटेंस आपका सही हो गया। अब इसको देखिए, ये देखिए यहां पर सब्जेक्ट है। एक बात ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज कभी नहीं किया जाता है। फिर से समझिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ही ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज कभी नहीं किया जाता है। लेकिन यहां देखिए हमने क्या कर दिया, सब्जेक्ट के रूप में यूज कर दिया, तो ये गलत हो गया। यहां से माई सेल्फ को हटाइए और माई सेल्फ के बदले यहां पर आई कर दीजिए, आई विल ऑलवेज हेल्प यू। अब सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो यहां से हमने क्या सीखा, यहां से हमने ये सीखा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सेंटेंस में केवल तब किया जाता है जब सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग है तब ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा, रिफ्लेक्सिव का यूज कभी नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, कभी भी इसका यूज सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। एक एग्जाम का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। देखिए ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू विल कम टू नो अबाउट माई प्रॉब्लम्स। कह रहा है कि आप अपने आप को मेरी जगह पर रख के देखिए, तब आपको पता चलेगा कि तब आपको मेरे प्रॉब्लम के बारे में जानकारी होगी, तब आप जान पाएंगे कि हमको कितना प्रॉब्लम है। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये वाला पोर्शन देखिए, सेंटेंस देखिए आपका वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। यदि कोई सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है तब उसको इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, कम हेयर, हम लोग क्या बोलते हैं, कम हेयर, ऐसे करके बोलते हैं कम हेयर, ओपन द डोर, इस तरह से बोलते हैं कम हेयर ओपन द डोर। कम हेयर ओपन द डोर। अब देखिए ये सेंटेंस आपका देखिए वर्ब से स्टार्ट हुआ, तो ये सेंटेंस आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब एक बात और समझिएगा, कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यू हमेशा अंडरस्टूड होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यू हमेशा अंडरस्टूड होता है, जिसको ना तो लिखा जाता है ना ही बोला जाता है, ठीक है। अब आइए यहाँ देखिए, पुट, ये वाला पोर्शन देखिए ये वर्ब है, ये वाला पोर्शन वर्ब है और ये वाला पोर्शन ऑब्जेक्ट है। तो अभी हमने क्या कहा कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से होती है तब वो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, और इंपेरेटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यू हमेशा क्या होता है, अंडरस्टूड होता है। अब देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो अब देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बताइए दोनों सेम हो गया कि नहीं हो गया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सेम हो गया। तो जब भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है तो वहां कभी भी ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करते, वहां हमेशा रिफ्लेक्सिव का यूज किया जाता है। तो ये जो यू लिखा हुआ है, ये यू आपका यहां पर क्या है, गलत है, यहां पर कर दीजिए योरसेल्फ, योरसेल्फ कर दीजिए, सेंटेंस सही हो गया। तो यहां से हमने क्या सीखा, यहां से हमने ये सीखा कि इंपेरेटिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में यू का यूज कभी नहीं किया जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में यू का यूज कभी नहीं होता है, जब भी आता है तो क्या आएगा, योरसेल्फ आएगा। क्लियर। आगे देखते हैं, इसको जल्दी से देख के बतलाइए। तो इसको जल्दी से देखिए और बताइए तो कहां पर गलती है इसमें। देखिए एक सेंटेंस लिखते हैं,
आई हैव अ कार, ठीक है ना, हमने ये सेंटेंस लिखा। अब इस सेंटेंस का हमको निगेटिव बनाना है। यदि इस सेंटेंस का निगेटिव बनाना होगा तो निगेटिव कैसे बनाएंगे? निगेटिव आपका हो जाएगा आई हैव नॉट अ कार, आई हैव नॉट अ कार, ठीक है ना। बचपन से हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं, आई हैव अ कार, आई हैव नॉट अ कार, ये बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन समझिएगा ये सेंटेंस तो सही है लेकिन ये गलत है। मजे की बात है कि ये वाला जो सेंटेंस लिखा हुआ ये आपका गलत है। अब क्यों गलत है उसको समझिए। देखिए एक सेंटेंस लिखते हैं, हमने लिखा आई नो यू, आई नो यू, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये जो सेंटेंस जो है ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव को ही पॉजिटिव कहते हैं। आई डू नॉट नो यू, आई डू नॉट नो यू, ये सेंटेंस आपका निगेटिव सेंटेंस है। ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। और डू आई नो यू, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब समझिएगा, अगर कभी भी ध्यान दीजिएगा, ये आपका देखिए ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। उसी तरह से ये वाला आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये वाला आपका मेन वर्ब है। अगर हम कभी भी कोई निगेटिव सेंटेंस लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम कभी भी कोई निगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले होता है। समझिएगा, नॉट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले होता है। क्लियर, ठीक है। अब एक बात और समझिएगा, ये जो हैव वर्ब होता है, एक सेंटेंस और लिखते हैं। यहां पर हमने एक सेंटेंस और लिख दिया, आई हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चंस, आई हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन। अब एक बात समझिए, देखिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब कभी भी मेन वर्ब के बिना नहीं आता है। कोई भी हेल्पिंग वर्ब कभी भी मेन वर्ब के बिना नहीं आता है। मेन वर्ब का यूज अकेले हो सकता है लेकिन हेल्पिंग वर्ब का यूज कभी भी अकेले नहीं होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो एक मेन वर्ब निश्चित रूप से आएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये वाला पोर्शन देखिए, यहाँ पर ये जो हैव लिखा हुआ है, ये हैव आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हैव आपका यहाँ पर मेन वर्ब है। लेकिन ये वाला हैव देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और ये जो लिखा हुआ है ये आपका मेन वर्ब है। तो ध्यान दीजिएगा, हैव जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब भी होता है और हैव आपका मेन वर्ब भी होता है। हैव का यूज जब मेन वर्ब के रूप में होगा तो किसी भी मेन वर्ब का 5 फॉर्म होता है। तो हैव का भी 5 फॉर्म होगा और वो कौन कौन सा फॉर्म होता है? तो ये फॉर्म होता है, एक आपका V1 आपका हैव होता है, V2 जो होता है हैड होता है, V3 आपका हैड होता है, V4 आपका हैविंग हो जाएगा और V5 आपका हैज होता है। ये 5 फॉर्म होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हैव का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है, हैव का यूज मेन वर्ब के रूप में भी होता है। और जब भी हम किसी सेंटेंस को निगेटिव बनाते हैं तो नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले होगा। और जब भी हम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब, जब भी हम सेंटेंस को निगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के पहले होता है। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट, देखिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले और मेन वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होता है। अब देखिए यहां पर देखिए, ये जो हमने नॉट लिखा है, ये नॉट यहां पर देखिए, ये जो हैव लिखा हुआ है, ये वाला हैव यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये वाला हैव आपका क्या है? मेन वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तब यह नॉट सही हो सकता था, लेकिन फिर भी सेंटेंस गलत होता, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अगर ये बनता तब एक मेन वर्ब भी हमको चाहिए था, जो कि मेन वर्ब है ही नहीं। तो ये सेंटेंस आपका क्या है? गलत है। ये जो लिखा हुआ है ये सेंटेंस आपका गलत है। मेन वर्ब के साथ नॉट का यूज कभी नहीं किया जाता है। तब इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव जो बनाते हैं डू या डज की सहायता से बनाते हैं, तब आपको लिखना पड़ेगा आई डू नॉट हैव, आपको लिखना पड़ेगा आई डू नॉट हैव अ कार, आई डू नॉट हैव अ कार। अब सेंटेंस आपका क्या हो गया? सही हो गया। तो हमने क्या सीखा यहाँ से? यहाँ से हमने ये सीखा कि हैव जो होता है हेल्पिंग वर्ब भी होता है, मेन वर्ब भी होता है। क्लियर।
अब देखिए ये सेंटेंस के लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। और जब भी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले होता है। इंट्रोगेटिव जब भी बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले होगा। लेकिन ये वाला हैव देखिए ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हैव मेन वर्ब है। अगर ये हैव हेल्पिंग वर्ब होता तो हैव जब भी हैज हैव हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है तब उसके बाद एक भी3 का यूज होता है, एक मेन वर्ब के रूप में भी3 का यूज होगा। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो एक भी3 का यूज निश्चित रूप से होता, इसका मतलब ये मेन वर्ब है। और इंट्रोगेटिव जब भी बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाते हैं, मेन वर्ब को कभी भी शुरू में नहीं लाते हैं। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। अब इसको सही करने का तरीका है, आप यहाँ कर दीजिए डू यू रियली हैव। डू यू रियली हैव, अब हमारा ये सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया, डू यू रियली हैव। ठीक है, अगला देखते हैं, जल्दी से इसको देखकर बतलाइए कहां गलती है। चलिए एक सेंटेंस लिखते हैं। देखिए हमने लिखा रोहन यूज टू वर्क हार्ड, एक सेंटेंस और लिखा हमने रोहन इज यूज टू वर्क हार्ड। ठीक है ना। अब ये सेंटेंस ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको समझिएगा। देखिए दोनों जगह हमने यूज टू का यूज किया है, यहां भी यूज टू, यहां भी यूज टू का यूज किया है। अब समझिएगा अगर कभी भी कोई सब्जेक्ट लिखा हुआ है, अगर कहीं भी कोई सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू लिखा हुआ रहे, सब्जेक्ट के बाद अगर यूज्ड टू लिखा हुआ रहे तो समझ जाइए कि ये जो यूज्ड टू लिखा हुआ है ये यूज्ड टू आपका मॉडल है। यूज्ड टू जो है ये मॉडल है। यूज्ड टू आपका मॉडल का काम करता है। मॉडल वर्ब होता है ना, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, तो वही मॉडल है। तो अगर सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू लिखा हुआ रहे तो समझिएगा कि ये यूज्ड टू मॉडल है। लेकिन अगर कभी भी सब्जेक्ट लिखा हुआ है और सब्जेक्ट के बाद अगर कहीं भी बी वर्ब लिखा हुआ रहे, या अगर सब्जेक्ट के बाद गेट वर्ब लिखा हुआ रहे और तब जाकर अगर यूज्ड टू लिखा हुआ रहेगा, इसके बाद अगर यूज्ड टू लिखा हुआ रहे तब समझ जाइए कि ये यूज्ड टू जो है ये आपका एडजेक्टिव है, ये मॉडल नहीं है, ये यूज्ड टू आपका एडजेक्टिव है। तो क्या सीखा हमने यहाँ से हमने ये सीखा कि यूज्ड टू आपका एडजेक्टिव भी होता है और यूज्ड टू आपका मॉडल भी होता है। तो देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज्ड टू लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो यूज्ड टू है यहाँ पर ये यूज्ड टू आपका मॉडल है, ये यूज्ड टू मॉडल है, लेकिन ये वाला यूज्ड टू आपका क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यूज्ड टू दोनों चीज, क्योंकि यहाँ पर देखिए बी वर्ब लिखा हुआ है और बी वर्ब के बाद यहाँ पर यूज्ड टू है तो ये यूज्ड टू आपका एडजेक्टिव है। अब एक बात और समझिएगा, यूज्ड टू जब मॉडल होता है तब यहां भी देखिए टू लिखा हुआ है, यहां भी टू लिखा हुआ है, तो यूज्ड टू जब भी मॉडल का काम करेगा तब ये वाला टू जो होता है ये टू आपका इन्फिनिटिव होता है, ये टू आपका इन्फिनिटिव होता है। और यूज्ड टू जब एडजेक्टिव का काम करता है तब ये वाला जो टू होता है ये टू आपका प्रीपोजिशन होता है। समझिएगा, टू दोनों चीज का काम करता है। टू जो होता है टू आपका इन्फिनिटिव भी होता है और टू आपका प्रीपोजिशन भी होता है, दोनों चीज होगा। टू इन्फिनिटिव और प्रीपोजिशन दोनों होता है। जब ये इन्फिनिटिव होगा तो इन्फिनिटिव के बाद V1 का यूज होता है, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वो वर्ब आपका V4 फॉर्म में यूज होता है। फिर से समझिएगा, अगर यूज्ड टू है, मॉडल है, तब ये वाला टू आपका इन्फिनिटिव होता है और ये वाला टू आपका एडजेक्टिव वाला टू आपका क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन के बाद V4 होता है। अब देखिए ये वाला टू इन्फिनिटिव हो गया और ये वाला टू प्रीपोजिशन है। अगर ये टू प्रीपोजिशन है तो ये जो वर्क लिखा हुआ ये वर्क गलत हो गया, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वर्किंग हो जाएगा, ये वाला आपका वर्किंग हो जाएगा। अब सेंटेंस आपका सही हो गया। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, हमने यहाँ से ये सीखा कि यूज्ड टू जो होता है ये यूज्ड टू, हमने यहाँ से सीखा कि ये जो यूज्ड टू होता है यूज्ड टू का यूज
दोनों तरह से किया जाता है। यूज्ड टू आपका मॉडल भी होता है और यूज्ड टू आपका एडजेक्टिव भी होता है। यूज्ड टू आपका मॉडल भी है और यूज्ड टू जो होता है आपका एडजेक्टिव भी होता है, दोनों होता है। अब समझिएगा, यूज्ड टू जब मॉडल होता है तब ये पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को बतलाता है। पास्ट हैबिचुअल एक्शन यानी पास्ट की कोई आदत है, पास्ट हैबिचुअल एक्शन बतलाता है, ठीक है ना, पास्ट की कोई आदत। लेकिन अगर यूज टू एडजेक्टिव होता है तब इसका अर्थ होता है आदी होना, किसी भी चीज का लत लग जाना, आदी होना, यानी अकस्टम्ड टू। इसका अर्थ होता है अकस्टम्ड टू। अकस्टम्ड टू, ठीक है ना, तो इसका अर्थ होता है आदी होना, ठीक है। अब समझिएगा, जब अकस्टम्ड टू और यूज्ड टू जब एडजेक्टिव होता है तब इसका साइनो होता है अकस्टम्ड टू, यानी कि ये वाला जो टू होता है ये टू आपका प्रीपोजिशन हो जाता है। समझिएगा, जिस तरह यूज्ड टू जब एडजेक्टिव होता है तब ये आपका प्रीपोजिशन होता है, उसी तरह अकस्टम्ड टू का ये जो टू होता है ये टू आपका क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। अब आइए क्वेश्चन में देखिए, ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद बी वर्ब है और बी वर्ब के बाद देखिए अकस्टम्ड टू लिखा हुआ है। इसका मतलब ये वाला टू जो है ये टू आपका यहाँ पर प्रीपोजिशन है, और अगर प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा बिफोर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सी नहीं होके यहाँ पर आपका सी में क्या लगा दीजिए, आईएनजी लगा दीजिए। अब सेंटेंस आपका सही हो गया, ठीक है। आगे देखिए, जल्दी से इसको देखकर बतलाइए। जल्दी से यहां पर देखकर बतलाइए। चलिए देखिए, अब समझिएगा, देखिए यहां पर फॉर का यूज हुआ है और यहां पर अ लॉन्ग टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। अब समझिएगा, अगर कहीं भी अ लॉन्ग टाइम लिखा हुआ रहे, अगर कभी भी अ लॉन्ग टाइम लिखा होता है तो अ लॉन्ग टाइम के साथ हमेशा फॉर का यूज होता है। अगर कहीं भी अ लॉन्ग टाइम लिखा हुआ रहे, अ लॉन्ग टाइम के साथ फॉर का यूज होगा। लेकिन अगर केवल लॉन्ग लिखा हुआ रहेगा तब लॉन्ग के साथ सिंस का यूज होता है। इस बात को याद रखिएगा, अ लॉन्ग टाइम के साथ फॉर का यूज होता है, अ लॉन्ग टाइम के साथ फॉर का यूज होता है, और केवल अगर लॉन्ग लिखा हुआ रहेगा तब उसके साथ सिंस का यूज होगा। पहली बात ये। दूसरी बात, एक बात और समझिएगा, किस किस टेंस के साथ हम लोग फॉर का यूज करते हैं और किस किस टेंस के साथ हम लोग सिंस का यूज करते हैं। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी इंडेफिनिट टेंस है, इंडेफिनिट टेंस, जितना भी इंडेफिनिट टेंस होता है, इंडेफिनिट टेंस के साथ हम लोग फॉर का यूज करते हैं। अगर कभी भी परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट टेंस के साथ भी हम लोग फॉर का यूज करते हैं, और अगर कहीं पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ भी फॉर का प्रयोग करते हैं। लेकिन सिंस का यूज हम लोग हमेशा परफेक्ट टेंस के साथ करते हैं। परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ ही हम लोग सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। फिर से समझिएगा, सिंस का यूज केवल परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, और फॉर का यूज इंडेफिनिट टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। इंडेफिनिट कहने का मतलब क्या, इंडेफिनिट कहने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। परफेक्ट कहने का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ये तो याद रखिएगा। दूसरा वाला टेंस यानी कंटिन्यूअस टेंस में, कंटिन्यूअस टेंस में ना तो फॉर का यूज होता है ना ही सिंस का यूज होता है, और इंडेफिनिट टेंस में सिंस का यूज नहीं होता है बल्कि फॉर का यूज होता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, ये परफेक्ट टेंस है, हैव के बाद V3 लिखा हुआ है, इसका मतलब परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट टेंस के साथ फॉर का यूज हुआ है। यहां तक सेंटेंस बिल्कुल सही है, कहीं गलती नहीं है। अब एक सेंटेंस और, तो गलती कहां है उसको देखने के लिए हम लोग एक सेंटेंस और लिखते हैं। हमने लिखा आई लाइक यू, ही लाइक्स मी, यू आर लाइक माई सिस्टर। देखिए,
आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ही लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करता है। यू आर लाइक माई सिस्टर, तुम मेरी बहन जैसी हो। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा, ये वाला पोर्शन देखिए, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वाला पोर्शन वर्ब है और ये वाला पोर्शन ऑब्जेक्ट है। उसी तरह से ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये वाला पोर्शन ऑब्जेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला पोर्शन सब्जेक्ट है, ये वाला पोर्शन वर्ब है, और ये जो लाइक लिखा हुआ है ये लाइक वर्ब नहीं है बल्कि क्या है, प्रीपोजिशन है। समझिएगा, ये दोनों लाइक आपका वर्ब है लेकिन ये लाइक आपका प्रीपोजिशन है। तो लाइक का यूज वर्ब के रूप में भी होता है और लाइक का यूज प्रीपोजिशन के रूप में भी होता है, दोनों तरह से होता है। समझिएगा, लाइक जो होता है, अगर कहीं भी लाइक लिखा हुआ रहेगा तो लाइक का यूज जो होता है वर्ब के रूप में भी होता है और लाइक का यूज जो होता है ये आपका प्रीपोजिशन के रूप में भी होता है, दोनों तरह से होता है। लाइक जब वर्ब होता है तब इसका अर्थ होता है पसंद करना। लाइक जब वर्ब होगा तब इसका यूज होगा पसंद करना, और जब ये प्रीपोजिशन होगा तब इसका अर्थ होता है के जैसा। इसका अर्थ होता है के जैसा। यू आर लाइक माई सिस्टर, तुम मेरी बहन जैसी हो। तो यहां से हमने क्या सीखा, यहां से हमने ये सीखा कि लाइक का यूज वर्ब के रूप में भी होता है और प्रीपोजिशन के रूप में भी होता है। अब देखिए, इस लाइक के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट है, इस लाइक के बाद भी यहाँ ऑब्जेक्ट है। यदि किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा होता है तो वह वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो लाइक जब वर्ब होता है, लाइक जब वर्ब होता है तब ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है। समझिएगा, लाइक जब वर्ब होगा तब ट्रांजिटिव वर्ब होगा और बिना ऑब्जेक्ट का नहीं आ सकता है। क्लियर। अब आइए क्वेश्चन पर, देखिए आई डोंट लाइक हेयर। अब देखिए यहाँ पर ये वाला पोर्शन देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वाला पोर्शन आपका हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब ये जो लाइक लिखा हुआ ये लाइक आपका क्या है, मेन वर्ब है, यानी कि वर्ब है। ये लाइक आपका प्रीपोजिशन नहीं है बल्कि ये लाइक आपका क्या है, वर्ब है। और अभी हमने पढ़ा कि लाइक जब वर्ब होता है तब ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है, बिना ऑब्जेक्ट का नहीं आ सकता है। तो ये लाइक वर्ब है तो इसको क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट तो लिखा हुआ नहीं है। वहां पर हेयर लिखा हुआ, हेयर आपका क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन या प्रोनाउन बनता है। तो यहाँ पर क्या है, गलत हो गया। एक ऑब्जेक्ट देना है तो ऑब्जेक्ट देना है तो यहाँ पर लाइक के बाद आप क्या लिख दीजिए, दिस प्लेस लिख दीजिए। चूंकि ये प्लेस के बारे में बात हो रही है तो आप यहाँ पर क्या लिख दीजिए, दिस प्लेस लिख दीजिए, या नहीं तो आप चाहे तो इट लिख दीजिएगा, फिर भी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। आई डोंट लाइक दिस प्लेस या आई डोंट लाइक इट। यद्यपि मैं यहाँ काफी समय से रह रहा हूँ, मैं इस जगह को पसंद नहीं करता हूँ या मैं इसे पसंद नहीं करता हूँ। तो एक ऑब्जेक्ट दे दीजिए, सेंटेंस आपका क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए, जल्दी से इसको देखिए। They decided to go to home after the match। इसको समझने के लिए एक सेंटेंस लिखते हैं। देखिए, आपको बतलाना है कौन सा सेंटेंस सही है। हमने 3 सेंटेंस लिखा है, ठीक है। और अब आप बतलाइए कि तीनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है। जल्दी से देखकर बताइए। ही वेंट टू होम, ही वेंट हिज होम, ही वेंट हिज हाउस। 3 सेंटेंस लिखा हुआ है और अब आपको बताना है तीनों में से कौन सा सेंटेंस सही है। तो मजे की बात यह है कि तीनों सेंटेंस गलत है। ये तीनों में से एक भी सेंटेंस सही नहीं है, तीनों सेंटेंस आपका क्या है, गलत है। अब कैसे गलत है इसी को समझते हैं। तो देखिए, एक वर्ड होता है होम, एक वर्ड होता है आपका होम। ये जो होम होता है ये होम आपका एडवर्ब होता है, ध्यान दीजिएगा, ये होम आपका एडवर्ब होता है। लेकिन ये जो हाउस होता है ये हाउस, हाउस आपका नाउन होता है। होम आपका एडवर्ब होता है लेकिन हाउस आपका क्या होता है, नाउन होता है। क्लियर। अब एक बात और समझिएगा, होम आपका एडवर्ब है, बिल्कुल सही बात है कि होम जो होता है ये आपका एडवर्ब होता है।
होम जो होता है ये होम आपका एडवर्ब होता है, लेकिन होम के पहले जैसे ही किसी पॉजिटिव केस का यूज होता है, होम के पहले जैसे ही किसी पॉजिटिव केस का यूज होगा, यानी कि होम के पहले जैसे ही किसी डिटर्मिनर का यूज होगा, होम के पहले अगर किसी पॉजिटिव केस का यूज हो गया यानी कि डिटर्मिनर का यूज हो गया, तब ये दोनों मिलकर नाउन बन जाता है। इस बात को याद रखिएगा, होम आपका एडवर्ब होता है, लेकिन होम के पहले पॉजिटिव केस का मतलब माई, योर, हिज, हर, ये राम्स, ये सब डिटर्मिनर है। तो होम के पहले जैसे ही कोई डिटर्मिनर आया वो आपका नाउन बन जाता है। क्लियर? अब देखिए ये वाला होम जो लिखा हुआ है यहाँ, ये होम देखिए आपका एडवर्ब है, ये होम आपका एडवर्ब है। और हम जानते हैं कि कभी भी ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद सिर्फ दो ही चीज का यूज होता है, या तो नाउन या प्रोनाउन, कभी भी एडवर्ब का यूज नहीं होता है। तो यहाँ से प्रीपोजिशन को क्या कीजिए, हटा दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो गया। ठीक है, अब देखिए होम लिखा हुआ और यहाँ पर ये नाउन आ गया, ये पॉजिटिव केस आ गया, तो ये दोनों मिलकर किसका काम किया, नाउन का काम किया। ये दोनों मिलकर क्या बन गया, नाउन। अब समझिएगा, कोई भी नाउन सेंटेंस में दो ही चीज का काम करता है, या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये जो नाउन लिखा हुआ है ये या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता क्योंकि सब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ पर ही लिखा हुआ है। इसका मतलब ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट दो ही चीज का होता है, या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा या तो इस वर्ब का बनेगा या किसी प्रीपोजिशन का बनेगा। वेंट आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती नहीं है। तो इसका मतलब ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, तो इसको हम लोग बना देंगे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर टू लिख दीजिए, सेंटेंस सही। उसी तरह से देखिए ये वाला पोर्शन आपका नाउन है, अगर ये नाउन है तो ये भी ऑब्जेक्ट बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता है, तब यहाँ पर आप एक टू लिख दीजिए, सेंटेंस आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, यहाँ से हमने ये सीखा कि होम आपका एडवर्ब होता है और एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ भी देखिए ये होम आपका यहाँ पर एडवर्ब है, ये होम आपका एडवर्ब है और उसके पहले देखिए टू लिखा हुआ है, यहाँ प्रीपोजिशन, इसको हटा दीजिए, सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सही हो गया। एक क्वेश्चन देखिए ये पूछा हुआ है, ब्रिंग इट टू होम, इसे घर लाओ, ब्रिंग इट टू होम, इसे घर लाओ। तो अब देखिए ये फिर वही बात है, यहां पर होम देखिए, होम आपका एडवर्ब है, तो यहां से टू को क्या कीजिए, हटा दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो गया। जिस तरह से ये है उसी तरह से एक वर्ड और होता है, एक वर्ड होता है अब्रॉड। अब्रॉड, ये जो अब्रॉड होता है ये अब्रॉड आपका एडवर्ब होता है। और एक वर्ड आपका और होता है फॉरेन। फॉरेन, ये फॉरेन जो होता है ये आपका एडजेक्टिव होता है और इसके बाद हमेशा एक नाउन का यूज होता है। ध्यान दीजिएगा, फॉरेन आपका एडजेक्टिव है और इसके बाद हमेशा एक नाउन का यूज होता है। और अब्रॉड आपका एडवर्ब है, इसके पहले कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। ऐसे हम लोग कभी नहीं लिख सकते हैं। ऐसे ही वेंट टू अब्रॉड, ये कभी नहीं हो सकता है क्योंकि अब्रॉड देखिए यहाँ पर अब्रॉड आपका क्या है, एडवर्ब है और एडवर्ब है तो यहाँ से टू को क्या कीजिए, हटा दीजिए। अब सेंटेंस आपका सही हो गया। आगे देखिए इस सेंटेंस को जल्दी से देखिए और देखकर बतलाइए तो कहां पर गलती है, जल्दी से। जल्दी से देखकर बताइए इसमें कहां पर गलती है। एक सेंटेंस लिखते हैं, एक सेंटेंस हम लिखते हैं। ये सेंटेंस देखिए लिखा हुआ प्लीज गिव मी अ वाटर टू ड्रिंक। इस सेंटेंस को देखिए और एकदम बहुत आसान सेंटेंस है, कोई भी आदमी बता देगा इसमें कहां पर गलती है। तो बताइए तो कहां गलती है इसमें।
हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो वाटर है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी ए या एन का यूज कभी नहीं किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं भी कोई अनकाउंटेबल नाउन लिखा हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी कोई भी अनकाउंटेबल नाउन अगर लिखा हुआ है, अगर कहीं भी कोई अनकाउंटेबल नाउन लिखा हुआ है, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी ए का यूज नहीं हो सकता है, एन का यूज कभी नहीं होता है, वन का यूज कभी नहीं होगा, टू का यूज कभी नहीं होगा, मेनी का यूज कभी नहीं होगा, फ्यू का यूज कभी नहीं होगा, इन सब का यूज कभी नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ इन सारे चीजों का यूज कभी नहीं होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। और दूसरी बात, अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी एस या ईएस का भी यूज नहीं होता है। कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या ईएस का भी यूज कभी नहीं होगा। ये दो बातें याद रखिएगा, ठीक है, ये दो बातें याद रखना है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो वाटर लिखा हुआ है ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले यहाँ से ए को क्या कीजिए, हटा दीजिए। सेंटेंस हमारा सही हो गया। प्लीज गिव मी वाटर टू ड्रिंक, सेंटेंस सही हो गया, ठीक है। अब समझिए, जिस तरह से वाटर हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसी तरह से ये जो वर्ड होता है, ये इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन भी आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। इंफॉर्मेशन लिखा हुआ रहे, अगर कहीं पर एडवाइस लिखा हुआ रहे, अगर कहीं पर न्यूज लिखा होता है, अगर कहीं पर ब्रेड लिखा होता है, ये सब का सब आपका अनकाउंटेबल नाउन है। समझिएगा, ये सब का सब अनकाउंटेबल नाउन है। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके पहले कभी भी ए का यूज कभी नहीं होगा, इसके पहले कभी भी एन का यूज कभी नहीं होगा, इसके पहले वन का यूज कभी नहीं होगा, इसके पहले टू का यूज कभी नहीं होगा, इन सब का यूज कभी नहीं होगा, और इसके साथ कभी भी एस या ईएस का भी यूज कभी नहीं होता। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन के पहले यहाँ पर क्या लग गया, ए लग गया, तो ए को यहाँ से क्या कीजिए, हटा दीजिए। सेंटेंस आपका सही हो गया, सेंटेंस आपका सही हो गया। एक सेंटेंस लिखते हैं, ये देखिए हमने लिखा ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव कलेक्टेड आर फॉल्स। तुमने जितने भी इंफॉर्मेशन जमा किए हैं सबके सब क्या है, फॉल्स हैं, सबके सब झूठे हैं। तो यहां पर देखिए, बताइए तो इसमें कहां पर गलती है। तो देखिए, ये जो दैट यू हैव कलेक्टेड, ये पूरा का पूरा आपका एडजेक्टिव फ्रेज है, ये पूरा का पूरा आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। कैसे पता चला कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है, तो ये पूरी बात कही जा रही है इन्फॉर्मेशन के बारे में, इन्फॉर्मेशन के बारे में। और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट है, ये तो आपका डिटर्मिनर है, ऑल और द ये डिटर्मिनर है। सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट है, और ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन होता है तो आर के बदले यहाँ पर क्या कर दीजिए, इज कर दीजिए। सेंटेंस सही हो गया। ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए तो। सॉरी, ये जो हैव लिखा हुआ है यहां पर हैव नहीं होगा, यहां पर हैज होगा। हैज, ही हैज गिवन मी 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस। जल्दी से बताइए तो कहां गलती है।
तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन होता है। अगर अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उसमें कभी भी एस या ईएस का यूज होगा क्या, ये गलत हो गया। अब समझिए, अभी हमने कहा कि ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके पहले 1 2 3 4 का भी यूज नहीं होगा, लेकिन इंफॉर्मेशन के पहले देखिए यहाँ 2 लिखा हुआ है। तो अब आपको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 इंपॉर्टेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा 2 इंपॉर्टेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। He has given me 2 important pieces of information। ये सेंटेंस सही हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसको देखकर बतलाइए और कहां गलती है जल्दी से बतलाइए। जल्दी बताइए इसमें कहां गलती है। चलिए एक सेंटेंस लिखते हैं। ये सेंटेंस और जल्दी से बताइए तो इसमें कहाँ गलती है। ये बहुत ही आसान है, कोई भी बतला सकता है जल्दी। वन ऑफ द बॉयज हैव नॉट कम, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको पता है, क्या पता है आपको, ये पता है कि अगर कहीं भी वन ऑफ लिखा होता है, अगर कहीं भी वन ऑफ लिखा होता है तो वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है या जो भी प्रोनाउन आएगा वो नाउन या प्रोनाउन आपका हमेशा ही प्लूरल होता है, और इसके बाद जो भी वर्ब आता है वो वर्ब आपका हमेशा ही सिंगुलर होता है। तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल, लेकिन वर्ब आपका सिंगुलर। तो वन ऑफ के बाद देखिए ये नाउन आपका प्लूरल आ गया तो वर्ब आपका सिंगुलर हैव नहीं होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। क्लियर। एक सेंटेंस और लिखते हैं। He is one of the boys who has done this work। अब बताइए इसमें कहां पर गलती है, जल्दी से इस सेंटेंस को देखिए और देखकर बतलाइए तो कहां पर गलती है। He is one of the boys who has done this work। तो देखिए अगर कहीं भी ये लिखा होता है, अगर कहीं पर who लिखा हुआ रहे, अगर कहीं भी which लिखा हुआ है, या अगर कहीं भी that लिखा हुआ है, तो ये तीनों आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ये who, which और that, ये तीनों आपका जो है, ये तीनों आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ये तीनों आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये तीनों ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट का काम करता है। ये इन तीनों रिलेटिव प्रोनाउन का यूज सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के रूप में होता है, और कोई भी सब्जेक्ट तभी सब्जेक्ट होता है जब उसको एक वर्ब चाहिए, बिना वर्ब का सब्जेक्ट नहीं आता है। तो अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसको क्या चाहिए, एक वर्ब चाहिए, बिना वर्ब का ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब एक बात और समझिएगा, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके ठीक पहले कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन जरूर आएगा। इसके ठीक पहले एक नाउन का यूज या एक प्रोनाउन का यूज जरूर होगा, और इस नाउन या प्रोनाउन को हम लोग कहते हैं एंटीसीडेंट। ये जो नाउन या प्रोनाउन होता है, इस नाउन या प्रोनाउन को कहा जाता है एंटीसीडेंट। इस नाउन या प्रोनाउन को एंटीसीडेंट कहा जाता है, और ये जो वर्ब है, वर्ब का यूज हमेशा इस एंटीसीडेंट के अनुसार होता है। ध्यान दीजिएगा, वो जो वर्ब है, इस वर्ब का यूज जब भी होगा तो इस एंटीसीडेंट के अनुसार ही होता है। अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, अगर एंटीसीडेंट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। क्लियर। अब यहां पर आइए, ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन देखिए, यहाँ पर ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये जो लिखा हुआ है ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, ये एंटीसीडेंट हो गया। अब ये जो वर्ब आया है, ये वर्ब किसके अनुसार आएगा, इसी एंटीसीडेंट के अनुसार आएगा, और ये देखिए ये प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो यहाँ हैज नहीं होगी, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। ये आपका हैव हो जाएगा। क्लियर। अब एक कंसेप्ट और समझिएगा,
ठीक है, एक कंसेप्ट और समझिएगा। अगर कहीं भी रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले अगर गलती से भी ओनली लिखा हुआ रहे, समझिएगा, अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले ओनली लिखा हुआ है तो ओनली के ठीक बाद जो भी नाउन आएगा उसी नाउन के अनुसार वर्ब का यूज होना शुरू हो जाता है। समझिएगा, अगर ओनली के बाद कोई नाउन आएगा तब वो जो वर्ब होगा उस वर्ब का यूज इसी नाउन के अनुसार होने लगता है। तब इस एंटीसीडेंट के अनुसार वर्ब का यूज नहीं होता है, तब उस वर्ब का यूज किसके अनुसार होता है? इस नाउन के अनुसार होता है। फिर से समझिएगा, अगर रिलेटिव प्रोनाउन है और उसके पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा एंटीसीडेंट और उसके अनुसार वर्ब का यूज होगा, लेकिन अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले ओनली लिखा हुआ है रहे तब ओनली के साथ ओनली के बाद जो भी नाउन आएगा उसी नाउन के अनुसार वर्ब का यूज होने लगता है। अब देखिए, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये वाला पोर्शन आपका यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है और यहाँ देखिए ओनली लिखा हुआ है, ओनली। तो ओनली के बाद जो भी नाउन आएगा उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा, यानी कि वन के अनुसार ही यहाँ पर वर्ब का प्रयोग होगा। और वन आपका सिंगुलर होता है तो यहाँ आर नहीं होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। ठीक है, एक बात और समझिएगा, अगर कभी भी ओनली लिखा हुआ रहे, अगर कभी भी ओनली लिखा होता है तो ओनली के साथ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में एक ही रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ओनली के साथ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सिर्फ और सिर्फ दैट का यूज किया जाता है, दूसरा कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आएगा। ओनली के साथ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सिर्फ दैट का यूज होता है। तो देखिए, यहाँ ओनली लिखा हुआ था, यहाँ पर क्या है? दैट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन था, ये हमने डिस्कस किया और हमने देखिए डिटेल में डिस्कशन किया। हमने केवल आंसर को डिस्कस नहीं किया, उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है उसको भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो आप देख लिए हैं, अभी यहाँ तक आप मौजूद हैं, तो निश्चित रूप से आपको बढ़िया लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, हो सके तो शेयर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल से जुड़े रहिए, आपको एरर फ्री कंसेप्ट मिलेगा। जो भी कंसेप्ट मिलेगा बिल्कुल एरर फ्री मिलेगा, कहीं भी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।